जमीयत उलमा के कौमी सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एनपीआर को एनआरसी और शहरी तरमीमी कानून से ज्यादा खतरनाक करार दिया। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि एनपीआर मौजूदा शक्ल में मंजूर नहीं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि शाहीन बाग मुज़ाकरात से बेहतर हल निकलने की उम्मीदें की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत के जरिए जमीयत उलमा के इजलास को मुनक्किद करने की इजाज़त ना देने के बाद अब मुंबई में जमीयत उलमा का इजलास हो रहा है। वर्किंग कमेटी के बाद 2 रोज़ा मुंतजिमा के इजलास के बाद 23 फरवरी को मुंबई के आज़ाद मैदान में तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आएगा। कभी भी कोर्ट से ना उम्मीद नहीं हुए हैं। हम इस सिलसिले के अंदर भी कोर्ट के अंदर गए हैं कि किस तरीके पर होना चाहिए। खास तरीके पर एनपीआर की जो सूरत हाल है वो हम समझते हैं कि काफ़ी ख़तरनाक है। इसलिए हम कोर्ट में गए हैं और हमें तवक्को है, और भी बहुत से लोग हैं जो गए हैं, कि हमें उस सिलसिले के अंदर इंशाअल्लाह कामयाबी होगी सुप्रीम कोर्ट से। चाहे अमित शाह हों चाहे मोदी जी हों, वो एनपीआर के बारे में कुछ नहीं कहते, वो सीएए के बारे में कहते हैं या एनआरसी के बारे में कहते हैं। सीएए की जो पोजीशन है मैंने आपसे कह दी, उससे हमें कोई मसला सिर्फ इतना ही है कि मुल्क के सेकुलर दस्तूर को हम समझ रहे हैं उसके खिलाफ है। लेकिन वो कठिनाइयां जो मुल्क के करोड़ों आदमियों के ऊपर आएंगी वो सीएए से नहीं आएंगी, वो आएंगी एनपीआर से। उनके बारे में कोई नहीं कहता है। जब आदमी के सामने यहाँ डी वोटर लिख दिया गया, अब एनआरसी के अंदर कोई मसला नहीं है। अब कोई उसको एनआरसी से अगर मान लीजिए सीएए को भी मान लीजिए खत्म कर दिया जाए और मान लीजिए आपके एनआरसी को भी खत्म कर दिया गया, लेकिन अगर एनपीआर मौजूद है तो गर्दन फंसी हुई है आदमी की वहां और निकल नहीं पाएगा आदमी। आगे बढ़ेंगे। बेंगलुरु में सीए मुखालिफ एहतजाज में पाकिस्तान जिंदाबाद नारे के बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। शहर के फ्रीडम पार्क में हुए इस एहतजाजी जलसे में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अमूलिया नामी लड़की ने लगाया। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी की मौजूदगी में अचानक इस लड़की ने जब नारा लगाया तो फौरी तौर पर असदुद्दीन अवैसी उठ खड़े हुए और लड़की के हाथ से माइक छीनने के लिए आगे बढ़े। स्टेज पर पुलिस पहुंची और अमूलिया को हिरासत में लिया गया। इस हंगामा राई के बाद असदुद्दीन अवैसी इजलास के मुंतजमीन पर बरस पड़े। अवैसी ने कहा कि इस तनाज़े से उनका और उनकी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम जब तक जिंदा रहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे। पाकिस्तान से ताल्लुक न था और ना कोई ताल्लुक रहेगा। वाज़ेह है कि सोशल एक्टिविस्ट अमूलिया सीए मुखालिफ एहतजाजों में हिस्सा ले रही हैं। अमूलिया को फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दूसरी जानिब असदुद्दीन अवैसी समेत इजलास में मौजूद दीगर मुकर्रिरीन ने अमूलिया की हरकत की सख्त मजम्मत की। अभी यहाँ पर जो बात कही गई है वो गलत है। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरी पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह, भारत जिंदाबाद के नारे मारते रहेंगे। हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक था न रहेगा इंशाअल्लाह। ये कंडेमनेबल है और ऑर्गेनाइजर्स को चाहिए था कि ऐसे लोगों को यहाँ पर दावत नहीं देना चाहिए था। अगर मुझे मालूम होता कि इस तरह की बात कही जाएगी तो मैं इस जलसे में आता ही नहीं था। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी पूरी लड़ाई भारत को बचाने के लिए है और कोई आकर यहाँ पर हमारे दुश्मन मुल्क के बारे में नारे लगाएगा, हम उसको कंडेम करते हैं और मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। हमारे लिए भारत जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद रहेगा। हमारा कोई मतलब ही नहीं है पाकिस्तान से हमको, और जो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, हम कंडेम करते हैं उसको। मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। मुझे अफसोस है कि यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स इस तरह के लोगों को बुलाकर गैर जरूरी के गलत मैसेज देते हैं। हम इनके ये मैडम के हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम इस कंडेम को पूरी तरह से कंडेम करते हैं। ये स्टेटमेंट नहीं
बल्कि गलत है स्टेटमेंट। इनको नहीं चाहिए था यहां पर आकर इस तरह की बात करना चाहिए था, ये ऑर्गेनाइजर्स को भी कंट्रोल करना चाहिए था। वहीं एमआईएम के कौमी तर्जुमान वारिस पठान गुज़िश्ता शनिचर को गुलबर्गा में एक जलसे आम से खिताब करते हुए मुतनाज़ा बयान दे दिए। वारिस पठान ने बयान दिया था कि मुल्क में 15 करोड़ हैं लेकिन 100 करोड़ पर भारी हैं। इस बयान पर जबरदस्त सियासत गर्मा गई। काबिल गौर बात यह है कि उस जलसे में स्टेज पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर भी मौजूद थे। वहीं वारिस पठान ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत अंदाज में पेश किए जाने का इल्जाम लगाया। वारिस पठान के मुताबिक बीजेपी लीडर मुतनाज़ा बयान देने के लिए माहिर हैं। ये इनका एक इमेजिनेशन है। मैंने किस बात में कहा था, आज 130 करोड़ की आबादी है हमारे देश भारत में, ये बीजेपी वाले उसमें से हमको अलग करना चाहते हैं। अरे हम इस देश का अटूट हिस्सा है। ये देश पे जितना मोदी का हक है उतना ही अधिकार वारिस पठान का अधिकार है। क्यों हमको अलग करने की बात कर रहे हैं? इनके बीजेपी के नेता हर दिन आकर गोली मार देंगे, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में गलत बात कर रहे हैं। और संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात है। प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि प्रोटेस्ट करिए आप। फिर भी इस तरह की बातें हो रही है। और 4 दिन पहले बात की थी, मीडिया को कंट्रोवर्सी चाहिए था, मीडिया ने कंट्रोवर्शियल बना दिया इसको। डॉक्टर अम्बेडकर नेवर सेड दैट यू कैन आस्क फॉर फ्रीडम इन द नेम ऑफ रिलीजन। काइंडली रीड। भोपाल में सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ नए नए तरीके से एहतजाज जारी है। भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अवामी बेदारी के साथ साथ घर घर जाकर संविधान हम बचाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे के नारे के साथ अपनी मुहिम शुरू कर दी है। भोपाल के जहांगीराबाद से सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ शुरू की गई अवामी बेदारी को लेकर कांग्रेस कारकुनान पुरजोश हैं। उनसे जब ये पूछा गया कि हुकूमत के दावे के बावजूद एनपीआर को लेकर मध्य प्रदेश में तरबियत जारी है तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। देखिए हमारे नुमाइंदे के साथ कांग्रेस के रुकने असेंबली आरिफ मसूद की खास बातचीत। मसूद आज फिर जो है संविधान को बचाव को लेकर गलियों में निकले। उनसे जानते कि आरिफ साहब जो है यहाँ पर जिस तरह की चीजें चल रही हैं, आज आप सड़कों पर उतरे हैं, घर घर जो है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, क्या उद्देश्य है? इधर आओ, पहले 2-1 लोग जल्दी आओ बाहर, मैं इन लोगों से चर्चा कर लूँ। मैं ये बड़ा काम है, मैं अपनी माँ बहनों को दावत देने आया हूँ कि हम बताएं कि अम्बेडकर जी का संविधान ये देश में चलेगा और ये देश अम्बेडकर की विचारधारा से चलेगा, गोडसे की विचारधारा से नहीं चलेगा। आरिफ साहब, लेकिन आप बार बार एहतजाज कर रहे हैं और कमलनाथ जी के कहने के बाद भी ट्रेनिंग जारी है। अधिकारी का कहना है कोई रिटर्न हमें आदेश नहीं दिया गया। ये अधिकारी जो कह रहा है इसका जवाब मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी से लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त करा है और सार्वजनिक रूप से करा है, ऑफिशियल ट्वीट करा है, प्रेस के माध्यम से कहा है कि एनपीआर लागू नहीं होगा। अब अगर वहीं भोपाल इकबाल मैदान में सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ सत्याग्रह जारी है। सत्याग्रह के 91वें दिन तमाम तबकात के लोगों ने रोजा और उपवास रखकर हुकूमत के खिलाफ न सिर्फ अपना एहतजाज बुलंद किया बल्कि हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ के खिलाफ अपने अज़्म का भी इजहार किया। इकबाल मैदान के मीनारा शाहीन के नीचे एहतजाज करने वाले मर्द ख़वातीन से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की। भोपाल में सीए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर आज 91वें दिन भी एहतजाज जारी। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि भोपाल में रोज़ा के साथ साथ उपवास रखकर यहाँ पर ख़वातीन और मर्द तमाम लोग अपना एहतजाज कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आप लोग अपने घरों को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर यहाँ पर आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट ने सीए और ये एनपीआर और एनआरसी जो लगाया है, ये मुल्क के बिल्कुल अगेंस्ट है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी हमारे मुल्क को। तो हम लोग इसी काले कानून को हटवाने के लिए, इसका विरोध करने के लिए पुरजोर विरोध करते हैं हम। इसीलिए आज हम लोग इकट्ठा हुए और हम सब ने रोज़ा रखा है, क्योंकि रोज़े में जल्दी दुआ कबूल होती है, इसलिए हम सब ने रोज़ा रखा है। और हम आज खूब दुआ करेंगे कि ये कानून हमारे ऊपर से हटा लिया जाए, क्योंकि ये मुल्क को और संविधान को तबाह करने वाला कानून है और ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे लिए क्या, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये कानून बिल्कुल भी सही नहीं है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये इस वक्त अभी कोई समझ नहीं पा रहा कि ये कानून क्या है। जिस वक्त इस कानून की हकीकत हम लोगों के दिलों में और हम लोगों को पता चल जाएगी कि ये हकीकत क्या है, उस वक्त हम लोग जागेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सरकार हमारे इस कानून को वापस ले और हम सब मुसलमानों को गंगे जमनी तहजीब के साथ हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त दे। हुकूमत बार बार ये कह रही है कि ये कानून जो है शहरियत देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। फिर आपको कहाँ पर शक नजर आ रहा है कि आप लोग 51 दिनों से डटे हुए हैं? देखिए, देने और लेने की बात नहीं, इस कानून की तो ज़रूरत ही नहीं थी। और रहा सवाल ये कि शरीयत और या
ये रोज़ा जो रख रहे हैं, ये आज 51 दिन हो गए, हमारी माँ बहनें दिन रात यहाँ पर हैं और इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की एकता अनेकता के लिए यहाँ पर रोज़ा रख रही हैं और दुआएं कर रही हैं दिन रात कि ये मुल्क हमारा बटे नहीं। इस काले कानून को जो इन्होंने मुलव्विस कर दिया है, ये काला कानून इस मुल्क की यूनिटी को तोड़ने, हिंदू मुसलमान को अलग करने वाली बात। हम उस संविधान की रक्षा करेंगे, सत्याग्रह क्या है 50 दिन हो या 60 दिन हो या 4 साल हो या 5 साल हो। अभी तो इन्होंने आर्टिकल बदले थे, और भी आगे जैसे करते हैं तो हम पुरजोर इनका विरोध करते रहेंगे। और CA NRC के से हटके भी अगर इन्होंने कोई हमारे संविधान में छेड़छाड़ की तो हम जितने क्रांतिकारी हैं ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और संविधान पे ही चलेंगे, और वही संविधान चलेगा जो बाबा राव भीम अम्बेडकर ने इस मुल्क में बनाया था। तो तमाम लोग हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे हिंदू बहनें भी हैं, मुस्लिम बहनें भी, भाई भी हैं, तमाम लोग बैठ के एहतजाज कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जब तक हुकूमत इस कानून को वापस नहीं लेगी, चाहे उसको 4 महीने लगे या 4 साल लगे या 400 साल, वो अपने हक के लिए एहतजाज करते रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 808वें उर्स की शुरुआत होने वाली है। बुलंद दरवाजे पर परचम कुशाई की रस्म आज अदा की गई। ये परचम उस रस्म को हर साल भिलवाड़ा के गौरी ख़ानदान का शख्स अंजाम देता है। आज नमाज असर के बाद दरगाह मेहमान खाने से एक जुलूस की शक्ल में इस परचम को लेकर लंगर खाना, गली, दरगाह बाजार और निज़ाम गेट होते हुए दरगाह के बुलंद दरवाजे पर पहुंचकर उसे लहराया गया। वाज़ेह है कि परचम कुशाई के साथ ही ज़ायरीन के अजमेर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। समाजवादी पार्टी के लीडरों ने आज कानपुर के केंद्र थाने में वजीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तहरीर दी। इस तहरीर में आदित्यनाथ के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरखास्त की गई। दरअसल समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि असेंबली में आदित्यनाथ ने जिस तरह का बयान दिया है, ये मुल्क समाजवादी से नहीं राम राज से चलेगा। इस पर इन्होंने कहा कि किसी को भी आइन की बेइज्जती का हक नहीं है, चाहे वो किसी भी ओहदे पर क्यों ना हो, और इसीलिए इन्होंने ये तहरीर केंद्र थाने में दी है। अगर यहाँ FIR दर्ज नहीं की जाएगी तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल सदन में भाषण दिया और भाषण में उन्होंने एक बात कही कि यह देश समाजवाद नहीं राम राज्य चाहता है। कोई परिकल्पना करना बुरा नहीं है, पर संविधान के तहत अगर कोई विचारधारा समाजवाद हमारे देश के संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में है, और अगर आप उस शब्द का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि देश ये नहीं चाहता, तो ऐसे व्यक्ति पे हम लोग संविधान के अपमान का मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं। आज हम समाजवादी साथी थाना कैंट में आए हैं और यहाँ पे हम लोग ने तहरीर दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ हम लोग ने यहाँ पे थाने में निवेदन किया है कि मुकदमा दर्ज कर उन पर कार्रवाई की जाए। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए बनाए गए ट्रस्ट में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को शामिल न किए जाने पर अखाड़ा परिषद ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में अखाड़ा परिषद कम से कम 2 नुमाइंदों को शामिल किया जाना चाहिए था। नरेंद्र मोदी का ये भी कहना था, माफ कीजिएगा, नरेंद्र गिरी का ये भी कहना था कि राम मंदिर की तहरीक में अखाड़ा परिषद के साधु संतों ने अहम रोल अदा किया। ऐसे में हुकूमत को अखाड़ा परिषद की खिदमत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गर्चे महंत नरेंद्र गिरी ने यह भी कहा कि अखाड़ा परिषद राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की खुलकर मुखालिफत नहीं करेगा। ताहम उनका कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की तहरीक से वाबस्ता साधु संतों को ट्रस्ट में ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। हम लोगों ने जो ट्रस्ट का विरोध नहीं किया था, हमने ये कहा था कि किसी संत को ही अध्यक्ष बनाया जाए। पहले उन्होंने एक जो वकील थे उनको बनाया था, लेकिन ये बहुत अच्छा निर्णय हो गया और सभी संत इसका स्वागत कर रहे हैं। एक ही चाहते हैं कि अब मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हो जाए, कि ट्रस्ट में संतों की और भूमिका होनी चाहिए थी और अखाड़ा परिषद के 2 पदाधिकारियों को शामिल करने से इस ट्रस्ट का और गौरव बढ़ जाता। शजरकारी की हिदायत इस्लाम में की गई है। शजर लगाना सुन्नत रसूल भी है और इस्लामी तालीमात का एक हिस्सा भी। लखनऊ की तारीखी दरसगाह सुल्तानुल मदारिस में शजरकारी की मुहिम शुरू करते हुए असातिज़ा ने यह भी कहा कि बहुत से काम समाज और आने वाली नस्लों के लिए किए जाते हैं। शजरकारी की ये मुहिम भी इसी जज्बे के पेश नज़र शुरू की गई है। शजर सरसब्ज शादानी की अलामत है। हरियाली अमन का पैगाम देती है। लोगों के ज़हन व फिक्र को रोशन करने के साथ साथ आलूदगी को खत्म करके माहौलियात को बेहतर बनाती है।
जहाँ पेड़ लगे होते हैं वहाँ की फिजा में इंसान तो क्या चरिंद परिंद भी राहत की सांस लेते हैं। ये काम इसी मकसद के तहत किया जा रहा है। शजरकारी मदरसे में होना चाहिए, फूल फुलवाड़ी आबो हवा में तब्दीली हो और उससे हमारे बच्चे ही नहीं बल्कि आसपास रहने वाले भी फैजियाब हों। बहरहाल हमारा लक्ष्य है लगभग 3000 पेड़ों को रखना, जिसका आज आगाज़ हो चुका है। दरख्त का तस्वुर के साथ साथ इंसान के जहन में सब्ज़ रंग की तस्वुर आता है और साए का तस्वुर आता है। सब्ज़ रंग का मतलब हमेशा दुनिया के हर मुल्क के अंदर पैगाम अमन हुआ करता है। जहाँ पर दरख्त होते हैं, हरियाली होती है, तो इंसानों के फ़िक्रें भी हरी ही नज़र आती हैं, फ़िक्रें भी बदल जाती हैं। इस मौके पर लखनऊ की मेयर संयुक्त भाटिया ने भी शजरकारी की मुहिम में शरीक होकर इसे एक अहम पेशरफ्त करार दिया। जो डाटाज हमारे पास आ रहे हैं उस हिसाब से और हम लोग स्वयं हम लोगों ने देखा कि पर्यावरण को सुधारने की बहुत आवश्यकता है। इस समय अगर इस समय पे आप ये काम कर रहे हैं जिस समय पर्यावरण को सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और मदरसे में ये सब काम हो रहा है और मदरसे से एक अच्छा मैसेज जाता है जनता के बीच में कि हमें पर्यावरण को सुधारने के लिए काम करना चाहिए। लखनऊ में जिस तेज रफ्तारी से फिजा आलूदा हो रही है, इससे ये साबित हो चुका है कि लखनऊ का शुमार भी उन चंद शहरों में किया जा रहा है जो लोगों को बीमार कर देने की हद तक आलूदा हो चुके हैं। लिहाजा सरकार और समाज को राहत पहुंचाने के लिए भी ये मुहिम अहम है। एक ऐसी दरसगाह जिसने हमेशा अखलाक व आदाब की तालीम दी, जिसने हमेशा माहौल को पेश नज़र रखते हुए, माहौल के तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए एक ऐसे इक़दाम किए जिनकी सताइश पूरी दुनिया में की जाती रही है। आज जो अहम पेशरफ्त इस मदरसे से की जा रही है वो इस हवाले से बहुत अहम है कि ये ताउन है गवर्नमेंट के उन मंसूबों के साथ जिनको शुरू किया गया था और शायद तकमील तक न पहुँच सके थे। सुल्तानुल मदारिस के असातिज़ा मानते हैं कि शजरकारी इसलिए भी अहम है कि ये आने वाली नस्लों के लिए राहत का सामान मैसर करती है। ये उन ख्वाबों को सरसब्ज़ व शादाब करती है जिनसे हमारी नस्लें मंसूब हैं, जिससे हमारा आने वाला मुस्तकबिल मंसूब है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। मुमताज़ शायर, नगमा निगार और मफूल कुरान के मुसन्निफ कैफ भोपाली को भोपाल में याद किया गया। मजलिस इकबाल और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले भोपाल में मुनक़िदा मुज़ाकरे में मुमताज़ अदीबों ने शिरकत की। कैफ भोपाली को शायर फितरत से ताबीर किया गया। कैफ भोपाली के पैदाइश पर पेश खास रिपोर्ट। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दे इजाज़त। आदा दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। मोहम्मद इदरीस यानी कैफ भोपाली की पैदाइश 20 फरवरी 1917 को भोपाल में हुई। उनका इंतकाल भी इसी शहर में 24 जुलाई 1991 को हुआ। कैफ का आबाई वतन कश्मीर है। कैफ के अजदाद पहले कश्मीर से लखनऊ और अहदे शाहजहानी में लखनऊ से भोपाल आए थे। कैफ को शायरी का फन विरासत में मिला था। कैफ की वालिदा सालेह खानम एक अच्छी शायरा थीं। कैफ भोपाली की तालीम व ज़हनी तरबियत भोपाल में हुई। कैफ ने जिस अहद में शायरी के मैदान में कदम रखा था उसमें भोपाल में अहम शोरा की एक कहकशा मौजूद थी, लेकिन कैफ ने उनसे अलग अपनी मुनफरिद लबो लहजे से उर्दू शायरी में अपनी अलग शनाख्त बनाई। वो शायर फितरत कहलाए। कैफ भोपाली ने गज़लों और नज़मों के अलावा फिल्मों के लिए भी मशहूर नग़मे लिखे। फिल्म पाकीज़ा का मशहूर नग़मा चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो या फिल्म दायरा का मशहूर भजन देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा या फिल्म रज़िया सुल्तान का गीत आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे को आज भी याद करके शायकीन झूम उठते हैं। कैफ भोपाली के अदबी और फिल्मी सफर पर उनकी बेटी डॉक्टर परवीन कैफ कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करती हैं। फिल्म मान से शुरू किया था और एक उनका गीत भजन था देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा, लता की आवाज़ में वो बहुत मकबूल हुआ। और पाकीज़ा के गीत लिखे चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हमें तैयार चलो,
और आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नज़र देखेंगे, ज़ख्म जिगर देखेंगे। इसमें कुछ रुखसती डोली वगैरह भी थी, लेकिन वो फिल्म में से हटा दी गई। कैफ भोपाली को आमतौर पर लोग शायर रोमान की हैसियत से जानते हैं, लेकिन आज की नस्ल को ये बात नहीं मालूम है कि कैफ भोपाली ने कुरान पाक का मंजूम तर्जुमा भी मफहूमुल कुरान के नाम से लिखा था। कैफ की जिंदगी ने उनके साथ वफा नहीं की कि वो कुरान पाक का मंजूम तर्जुमा मुकम्मल कर पाते। उन्होंने अपनी जिंदगी में कुरान करीम के जो 16 सिपारों का मंजूम तर्जुमा किया था, उसे उनकी जिंदगी में विला अकादमी हैदराबाद, इलाहाबाद, बनारस और भोपाल के अखबारात ने तसलसल के साथ शाया किया था। किताबी शक्ल में मफहूमुल कुरान को 1996 में दुबई से सलीम जाफरी ने शाया किया था। भोपाल में मजलिस इकबाल और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले मुनक्किदा मुज़ाकरे में दानिशवरों ने कैफ भोपाली के शेरी अफकार और रंग आहंग पर तफसील से रोशनी डाली। उनके जरिए कुरान करीम के तर्जुमा मफहूमुल कुरान पर भी रोशनी डाली गई। वो बहुत अच्छे शायर थे और पब्लिक के शायर थे। उसमें उन्होंने बहुत से अपने फिल्मों के गाने भी लिखे और उससे लोग अभी भी उन गानों को गुनगुनाते हैं। मुझे एक वाक़या बचपन का याद है कि एक हाजी हुसैन साहब थे, बुज़ुर्ग थे काफ़ी। उनके पास गए तो उन्होंने जिस ज़माने वो उसका गाना लिखा था, महफिल पाकीज़ा का, महफिल है आशिकाना, शायर आशिकाना, तो उनको उन्होंने उससे सुनाया कि साहब महफिल शायराना करके। तो ये उससे लगता है कि वो इतने ज़हीन आदमी थे कि बुज़ुर्ग से कैसे बात करना है, किस तरह सुनाना है, किस तरह अपने कलाम को पेश करना है, इसका वो लिहाज किया करते थे। कैफ साहब मेरे नज़दीक भोपाल के सबसे मकबूल तरीन शायर थे। अवामी शायर कहना उन्हें ज़्यादा मुनासिब होगा। और वो तरक्की पसंद तहरीक और बाद में कम्युनिस्ट पार्टी से भी उनका ताल्लुक़ रहा। हमने तो उन्हें पहचाना जब वो अपना गीत नुमा नज़्म पढ़ा करते थे, हैया रे हैया। उनके पास लफ्ज़ियात भी थी, यूँ कहा जाए कि वो माहिर सुनाव थे और लोहे की चीज़ें बनाते रहते थे। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर रहमत नाजिल हुई लोगों के कहने से। वो बहुत बीमार पड़े थे एक ज़माने में, तब उनको राय दी गई कि आपने बहुत कुछ लिखा है, तमाम किताबें लिखी, कुछ ऐसा काम कर जाइए जो सदक़े जारिया भी हो और आपकी बख्शिश के लिए एक सबूत भी हो अल्लाह ताला के यहाँ हो। चाहे उन्होंने कलाम पाक का मफहूम मंजूम किया, कलाम पाक के मफहूम को नज़्म किया। कैफ भोपाली का सिलसिला नस्ब ख्वाजा अजमेरी के पीरो मुर्शद हजरत उस्मान हारूनी से मिलता है। कैफ भोपाली की किताबों में शोला हर्फ, कुए बता, आहंगे कैफ, हिना हिना, मफहूमुल कुरान, चांद के पार शामिल हैं। इसके अलावा हुकूमतनामा, हुसैन डे, इंदिरानामा, राजीव गांधी के नाम से किताबचा भी शाया हुए हैं, लेकिन इनमें से अब कुछ नापैद हो चुके हैं। कैफ भोपाली की बेटी परवीन कैफ ने उनके कुछ कलाम को शाया किया, मगर अभी भी बहुत कुछ शाया होने से रह गया। उस हिस्से को भी न सिर्फ शाया करने की जरूरत है, बल्कि वक्त की गर्द से बचाने की भी जरूरत है, ताकि नई नस्ल इससे इस्तिफादा कर सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट।